नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 मार्च के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भारत को अपनी परमाणु विस्तार योजनाओं को क्यों रद्द कर देना चाहिए, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। सरकार के द्वारा नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली का जो फैसला लिया गया है वह किस तरीके से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे सकता है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। रूस के द्वारा भारत को अधिक तेल बेचने का प्रयास किया जा रहा है, हम इस न्यूज़ को भी यहाँ पर देखेंगे। और यूक्रेन ने नियोन के उत्पादन को रोका है और इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 3 आर्थिक विकास, पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। और यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत को अपनी परमाणु विस्तार योजनाओं को रद्द कर देना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि परमाणु रिएक्टरों की कमजोरियां और उनकी उच्च लागत एक मजबूत कारण है जिसको आधार बना करके भारत सरकार को अपनी परमाणु विस्तार योजनाओं को रद्द कर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 3 मार्च को यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में जो आग लगी थी उसका उल्लेख किया गया है। और इस संयंत्र में जो आग लगा था वह कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को फिर से परमाणु रिएक्टरों को लगाने में जो रिस्क है उसकी याद दिलाता है। ये जापोरिजिया परमाणु संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हाल के वर्षों में परमाणु संयंत्रों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें सबसे प्रमुख दुर्घटना जो है जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में हुआ है। और इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको ध्यान में रखना है। आपको यह ध्यान में रखना है कि जापोरिजिया परमाणु संयंत्र 1984 से लेकर के 1995 के बीच बनाया गया था और यह यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसमें 6 रिएक्टर हैं जिनमें प्रत्येक का जो क्षमता है वह 950 मेगावाट का है, अर्थात यहाँ पर कुल 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जो कि 4 मिलियन घरों के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। आप यहाँ पर इसे फिगर में भी देख सकते हैं। यह संयंत्र दक्षिण पूर्व यूक्रेन में एनरहोदर में नीपर नदी पर काखोवका जलाशय के तट पर स्थित है। तो ये इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह पावर प्लांट विवादित डोनबास क्षेत्र से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर और कीव से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक और दुर्घटना का चर्चा किया गया है। आप सभी को याद होगा कि 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में कई रिएक्टरों में भूकंप और सुनामी के बाद गंभीर दुर्घटनाएं हुई थी। इस दुर्घटना के कारण पूरी दुनिया में यह बहस छिड़ी थी कि क्या परमाणु रिएक्टर हमारी दुनिया के लिए सुरक्षित हैं या नहीं है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है और इसीलिए जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के जवाब में इसे बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा इस कथन पर आपत्ति जताया गया है और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि परमाणु ऊर्जा किसी भी लिहाज से जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का जवाब नहीं हो सकता। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर 15 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने संसद को सूचित किया है कि वह 10 स्वदेशी रिएक्टरों को बनाने की योजना पर काम कर रहा है और इसके अलावा 28 अतिरिक्त रिएक्टर के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिनमें से 24 फ्रांस, अमेरिका, रूस से आयात किए जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा बड़ी मात्रा में परमाणु रिएक्टरों को भारत में लगाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर के यहाँ पर आलोचना किया गया है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि परमाणु ऊर्जा ना तो बिजली का एक किफ़ायती स्रोत है
और ना ही भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक व्यवहारिक मार्ग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगाने में बहुत ज्यादा पैसे निवेश करने पड़ते हैं और यहाँ पर भारत सरकार ने भी देखा है कि जहां जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं वहां पर उसे बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ा है। यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अमेरिका का वीसी समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जो कि वहां के साउथ कैरोलिना में बनाया जा रहा था, उसे रोक देना पड़ा क्योंकि वहां पर जो लागत है इस परियोजना की वह काफी बढ़ गया था और यहां पर 9 अरब डॉलर खर्च करने के बाद भी यूएस ने इस परियोजना को रोक दिया क्योंकि इतने डॉलर खर्च करने के बाद भी यह परियोजना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम इसका कंपैरिजन अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के साथ करें, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं अर्थात विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, अगर हम उससे इसकी तुलना करें तो यहां पर यह बताया गया है कि वॉल स्ट्रीट की एक कंपनी लेजार्ड ने अनुमान लगाया है कि 2009 से 2021 के बीच में यूएस में जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है उसमें क्रमशः 90% और 72% की गिरावट आई है। यानी कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में या फिर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में जितना खर्च आता है उसमें भारी कमी यहां पर इन वर्षों में देखा गया है। जबकि इसके उल्टे अगर हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहां पर लागत बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है अपनी बात को रखने के लिए, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यह बताया गया है कि जैसे जैसे जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी कीमतें घट रही हैं, उसका असर अब सरकारों की जो नीतियां हैं उस पर भी दिखाई देने लगा है। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 2008 में यूएस सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि उनके द्वारा 2030 तक 114.9 गीगावाट परमाणु क्षमता का विस्तार किया जाएगा, लेकिन यहां पर 2021 में इस लक्ष्य को घटा दिया गया और यहां पर उनका लक्ष्य सिर्फ अब 2030 तक 83.3 गीगावाट परमाणु क्षमता का विस्तार करना रह गया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो बढ़ती लागत है और अक्षय ऊर्जा स्रोत जो सस्ते होते जा रहे हैं उसका असर यहां पर नीतियों में भी दिखना शुरू हो गया है और यही प्रवृत्ति आपको पूरी दुनिया में दिखेगा। यहां पर यह कहा गया है कि 1996 में पूरी दुनिया में जितनी भी बिजली का उत्पादन होता था उसका 17.5% परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित होता था, लेकिन अगर हम 2020 में देखें तो यहां पर यह आंकड़ा घट करके मात्र 10% रह गया है। यानी कि पूरी दुनिया में अब परमाणु ऊर्जा को लेकर के नीतियों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और यहां पर ये जो एग्जाम्पल हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन के उत्तर को लिखते समय आपको ये एग्जाम्पल देने पड़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। यहां पर यही बताया गया है कि फुकुशिमा में जो हादसा हुआ था उसके बाद भारत ने भी अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं में भारी कटौती की थी। यहां पर 2008 में परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल काकोदकर के द्वारा यह कहा गया था कि भारत 2050 तक 650 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसके अलावा श्री कुमार बनर्जी के द्वारा 2010 में यह कहा गया था कि 2020 तक भारत में 35 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होगा। लेकिन अगर हम आज देखें तो हमारे देश में जो स्थापित क्षमता है परमाणु ऊर्जा की वह मात्र 6.78 गीगावाट है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी उनके जो लक्ष्य थे परमाणु ऊर्जा को लेकर के उसमें भारी कटौती की और यहां पर फुकुशिमा में जो हादसा हुआ था उसका असर साफ साफ भारत सरकार की नीतियों में भी दिखता है। लेकिन आगे चल करके सरकार ने परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही, जो कि सही नहीं है। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार को परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिमों को समझना पड़ेगा। यहां पर यह बताया गया है कि फुकुशिमा में जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद भारत सहित दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहरों में उसके बाद भारत सहित पूरी दुनिया में परमाणु रिएक्टरों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था और यहां पर भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। और यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा मार्च 2018 में राज्य विधानसभा में यह स्वीकार किया गया था कि फुकुशिमा आपदा के बाद
स्थानीय लोगों ने मिथिविर्दी परमाणु परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वे नहीं चाहते हैं कि उनके एरिया में कोई भी परमाणु परियोजना चलाई जाए। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि स्थानीय नागरिक ये समझते हैं कि अगर उनके क्षेत्र में अगर कोई परमाणु आपदा आती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा ऐसा बच जाएगा जहां पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, यानी कि वह एरिया पूरी तरीके से निर्जन हो जाएगा, जैसा कि हमें चेरनोबिल के हादसे में देखने को मिला था। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर भूले से भी अगर कोई परमाणु आपदा आती है, जैसा कि फुकुशिमा में हुआ था, तो यहां पर यह कहना है लेखक का कि जिस तरीके से फुकुशिमा रिएक्टर को साफ करने में, उस एरिया को साफ करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। यहां पर एक बताया गया है कि 600 बिलियन से अधिक यहां पर खर्च किए गए हैं परमाणु कचरे को साफ करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई दुर्घटना अगर भारत में हो जाता है तो यहां पर भारत सरकार को भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे परमाणु कचरे को हटाने के लिए। तो यहां पर रिस्क बहुत ही ज्यादा है परमाणु रिएक्टर को लेकर के, जिसको कि स्थानीय लोग समझते हैं, और इसीलिए देश के बहुत सारे हिस्सों में जहां पर भी परमाणु रिएक्टर लगाने की बात होती है वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। यहाँ पर जलवायु संबंधी चिंताओं को लेकर के भी चर्चा किया गया है, और लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण परमाणु रिएक्टरों में दुर्घटनाओं का जो खतरा है वह बढ़ गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यूक्रेन के जापोरिज्जा परमाणु संयंत्र में आग लगने के एक दिन बाद दक्षिण कोरिया में हनूल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास जंगल में आग लग गई थी, और वहां के राष्ट्रपति के द्वारा इन रिएक्टरों को बचाने के लिए सभी प्रयास करने के आदेश दिए गए थे। इसी तरीके से 2020 में अमेरिका में एक तूफान के कारण डुवाने आर्नोल्ड परमाणु संयंत्र को बंद करना पड़ा था। और यहां पर लेखक का यह कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में इस तरह की चरम मौसम घटनाओं की जो आवृत्ति है उसके बढ़ने की संभावना है, यानी कि वे बार बार आएंगी, और इससे परमाणु रिएक्टर में दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उठाई गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाया गया है। यहाँ पर लेखक का ये साफ साफ कहना है कि जो परमाणु संयंत्र हैं उनको लगाने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, वे ज़्यादा रिस्की हैं, और ये कहना कि वे स्वच्छ होते हैं ये भी गलत होगा, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाएं हुई हैं वह पूरा का पूरा एरिया रहने के लायक नहीं रह गया है। और इन सभी बातों को ध्यान देते हुए भारत सरकार को परमाणु संयंत्रों को बढ़ाने की जो उसकी योजना है उसको रद्द कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इसके बदले भारत को जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है स्काई वाइड ओपन, और यह टॉपिक सामान्य अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया है कि जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली का फैसला लिया गया है, उससे यात्रा यानी कि ट्रेवल, आतिथ्य यानी कि हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में मदद मिलनी चाहिए। आप सभी को पता होगा कि इस महीने के अंत से भारत सरकार के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनको फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि ऐसे निर्णय से भारत में यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में यह काम करेगा जो महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है इसको समझाने के लिए, और यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार वैश्विक विमानन उद्योग में 2020 से 2022 के बीच कोविड-19 और विदेश यात्राओं में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उससे लगभग $201 बिलियन का नुकसान हुआ है, और बहुत लोगों का यहाँ पर रोजगार छिना है। यहाँ पर भारत में जो पर्यटन उद्योग है उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि 2020 में जो कि लॉकडाउन का वर्ष था, उस वर्ष विदेशों से पर्यटकों के आगमन से भारत सरकार को जो विदेशी मुद्रा की आय होती थी उसमें लगभग 76% की कमी आई है, और वह उस वर्ष मात्र
50,136 करोड़ ही रह गया। और यहाँ पर भारत सरकार के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि दिसंबर 2020 तक पर्यटन में 21.5 मिलियन नौकरियां चली गईं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया उससे यह क्षेत्र, खास करके जो पर्यटन क्षेत्र है, वह काफी प्रभावित हुआ। वहां पर लोगों की नौकरियां गई, इन क्षेत्रों में काम करने वाले व्यापारियों को नुकसान हुआ, भारत सरकार की आय जो होती थी विदेशी मुद्रा की उसमें कमी आई। तो यह क्षेत्र जो है वह बहुत ही भारी नुकसान से यहाँ पर गुजर रहा था। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो जो फैसला लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने का, यह बहुत ही अच्छा फैसला है। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया है लेखक के द्वारा कि जो फैसला लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को खोलने का, यह कहीं ना कहीं यूक्रेन पर जो रूस का जो आक्रमण हुआ है उस समय आया है। और यहाँ पर यह देखना होगा कि यूक्रेन पर जो आक्रमण किया गया है रूस का, उसका असर इस पर कैसे होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पहले से ही जो तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर जो एटीएफ है यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसकी कीमतें भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि इनकी कीमतों में लगभग 60% की वृद्धि हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उससे कमोडिटी कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में यहाँ पर महंगाई आ सकती है, मुद्रा स्फीति बढ़ सकता है, जिसका असर जो है इस क्षेत्र पर बहुत ही तेजी से पड़ने वाला है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यात्रा की बढ़ती लागत और पूरी यूरोप में जो संघर्ष हो रहा है उसके कारण जो आर्थिक अनिश्चितता पैदा हुई है, और इसके साथ साथ जो आए दिन कोविड के नए वेरिएंट आते रहते हैं उसके कारण यात्रियों के बीच में एक भय का माहौल है। और उसको देखते हुए एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि वह अपने सर्विसेज को मुनाफे में चला सकें। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि सरकार को भी पर्यटन क्षेत्र को और इन एयरलाइंस को मदद करनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को लागू करके और अकेले टीकाकरण कवरेज को बढ़ा करके हम पर्यटकों की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं, यह पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ पर यह बताया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि अनुमान बताते हैं कि अप्रत्यक्ष कर एयरलाइंस के राजस्व का 21% हिस्सा ले लेते हैं, यानी कि सरकार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है जो इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। और यहाँ पर अगर सरकार को एयरलाइंस क्षेत्र को थोड़ा बहुत रियायत देना है तो यहाँ पर सरकार को अप्रत्यक्ष कर को घटाना होगा, जो शुल्क है उसमें कटौती करके एटीएफ की कीमतों को कम करना होगा, जिससे कि एयरलाइंस इंडस्ट्री फायदे में अपना काम कर सके और इससे जुड़े हुए और उद्योगों को यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने से फायदा तो होगा हमारी इंडस्ट्री को, हमारी पर्यटन उद्योग को, हमारे एविएशन इंडस्ट्री को, लेकिन यहाँ पर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है रूस और यूक्रेन वॉर के कारण, तो यहाँ पर सरकार को इस इंडस्ट्री को मदद करना चाहिए। खास करके जो सरकार टैक्स लेती है इस इंडस्ट्री से उसे वह कम कर सकती है, जिससे कि इन उद्योगों को कम नुकसान हो सकेगा। आइए अब एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है रसिया ऑफर मोर ऑयल टू इंडिया, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, और यहाँ पर इन दोनों के द्वारा रूस के ईंधन निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे परेशान होकर के रूस भारत को ज़्यादा मात्रा में तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करना चाहता है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि रूस अमेरिका और सऊदी अरब के बाद कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि उसकी जो इकोनॉमी है वह कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रूस वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 7.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को रूस का
तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात 1 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है, जिसे और आगे बढ़ने की संभावना है। यहां पर यह बताया गया है कि रूस ने पिछले 2 सप्ताह में प्रमुख खरीदारों को खोया है, क्योंकि यूएस, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने यूक्रेन पर अपने हमले के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि रूस प्रतिदिन लगभग 7 लाख बैरल तेल का निर्यात अमेरिका को करता था, और इसी तरीके से रूस एक दिन में 45 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात यूरोपीय यूनियन के देशों को करता था। लेकिन यहाँ पर इसमें भी कमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो रूस से पूरी तरीके से अपने आयात को बंद कर दिया है, और यूरोपीय देशों के द्वारा भी जो आयात है उसमें कमी की जा रही है। यानी कि रूस के पास कच्चे तेल का एक बहुत ही बड़ा भंडार बचा हुआ है, और इसी को देखते हुए रूस भारत के साथ बातचीत कर रहा है कि भारत डिस्काउंट में रूस से इन तेलों को खरीद ले। इसी न्यूज में यह बताने का भी प्रयास किया गया है कि अगर भारत रूस से कच्चे तेलों को आयात करता है तो यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का दबाव उस पर बनेगा, और अगर भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदता है तो यहां पर रूस और भारत के संबंध खराब होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और अब देखना है कि भारत का क्या फैसला है इसको लेकर के। इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है यूक्रेन हॉल्ट्स हाफ ऑफ वर्ल्ड नियोन आउटपुट फॉर चिप्स क्लाउडिंग आउटलुक, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यूक्रेन के नियोन के 2 प्रमुख आपूर्तिकर्ता जो चिप्स बनाने के लिए दुनिया की प्रमुख सामग्री की आपूर्ति का लगभग आधा उत्पादन करते थे, उन्होंने अपने उत्पादन को पूरी तरीके से रोक दिया है, और जिसके कारण सेमीकंडक्टर की कमी और उनकी कीमतों के बढ़ने की पूरी आशंका है। तो यहाँ पर यह न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि रूस यूक्रेन वॉर के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अब अगर नियोन के उत्पादन में कमी आती है तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर में पहले से ही जो कमी थी वह और भयावह होगी, उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं जो मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य सामान हैं वे भी महंगे होंगे। इस न्यूज़ में ये जानकारी दी गई है कि दुनिया के सेमीकंडक्टर ग्रेड नियोन का लगभग 54% यूक्रेन के 2 कंपनियों के द्वारा, जिनका नाम है इंगस और क्रायोइन, उनके द्वारा बनाया जाता था, और यहाँ पर नियोन का इस्तेमाल चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लेजरों में किया जाता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चिप्स के लिए वैश्विक नियोन का जो खपत है वह पिछले साल लगभग 540 मीट्रिक टन तक पहुंच गया था, और यहाँ पर अगर नियोन के उत्पादन में कमी आती है तो इसका जो असर है वह दुनिया भर में चिप्स के उत्पादन पर पड़ने वाला है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पहले से ही कोरोना महामारी के कारण सेलफोन, लैपटॉप और कारों की मांग में बढ़ोतरी देखी गई है, जहां पर इन चिप्स का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, और अगर यहां पर नियोन का उत्पादन रुक जाता है या फिर कम हो जाता है तो इसका असर आपूर्ति पर पड़ेगा, और सेलफोन, लैपटॉप पूरी दुनिया में महंगे हो जाएंगे। आपको यह ध्यान में रखना है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले इंगस के द्वारा ताइवान, कोरिया, चीन, अमेरिका और जर्मनी में अपने ग्राहकों को प्रति माह 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर नियोन का उत्पादन करके सप्लाई किया जाता था, जिसे कि अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर क्रायोइन के द्वारा भी प्रति माह लगभग 10,000 से 15,000 क्यूबिक मीटर नियोन का उत्पादन किया जाता था, लेकिन 24 फरवरी से इसके संयंत्रों पर भी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और यहाँ पर अगर नियोन का उत्पादन में कमी आता है तो इसका असर बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रिएक्टरों की कमजोरियां और उनकी उच्च लागत मजबूत कारण है जिसके कारण भारत को अपनी परमाणु विस्तार योजनाओं को रद्द कर देना चाहिए, इस कथन पर चर्चा करें। तो हमने इस टॉपिक पर सबसे शुरू में चर्चा किया था, और यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आखिर जो परमाणु रिएक्टर हैं उनमें कमियां क्या हैं।
उनको लगाने में जो उच्च लागत है और दुर्घटना होने पर जो उसका असर है, जो बहुत बड़े एरिया में देखने को मिलता है, इन सभी बातों का आपको यहाँ पर चर्चा करना होगा। इसके उत्तर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने होंगे, जैसे यह एग्जाम्पल कि अमेरिका के द्वारा बढ़ती लागत के कारण अपनी एक परियोजना को बंद करना पड़ा। यहाँ पर वो जो एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का जो खर्च है वह लगातार कम हो रहा है, जबकि परमाणु रिएक्टरों को लगाने में जो खर्च है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको देने होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बातें हमने फर्स्ट टॉपिक में की हैं बस उन्हीं को आपको यहाँ पर सही तरीके से लिखना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाले पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं का विस्तार से वर्णन करें। इस क्षेत्र को किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उसकी चर्चा करें। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि पर्यटन क्षेत्र कोविड-19 के कारण प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो डेटा वहाँ पर दिए गए थे, हमने जिसकी चर्चा की है, आप उसका उपयोग करें कि किस तरीके से 2020 में पर्यटन क्षेत्र को नुकसान हुआ और इसके बाद उन बाधाओं की चर्चा करें जो पर्यटन क्षेत्र और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों को सामना करना पड़ रहा है, जैसे महंगे फ्यूल, सरकार के द्वारा अधिक टैक्स, कोविड-19 के कारण लोगों के मन में यात्रा को लेकर के जो असुरक्षा है, आप उसकी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए इस पर भी आप भावी कदम की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।